नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक के 43 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक छंद लेकर आई हूँ। ये जो टॉपिक है छंद, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक साथ इसको पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को पार्ट वाइज समझाने का प्रयास किया है। तो आज मैं इस वीडियो में केवल छंद क्या होता है, मतलब उसकी सिंपल सी परिभाषा, उसके अंगों की चर्चा, उन अंगों को मैं आपको सरलता से समझाने का प्रयास करूंगी। तो आज छंद का पार्ट 1 में आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो इससे पहले पार्ट 1 में शुरू करूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँच जाए, आप उसका लाभ ले सको, आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, उससे जुड़ी हुई कोई भी शंका आपके मन में आती, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक छंद। जो काव्य पंक्तियाँ होती है, देखो जो साहित्य होता है वो 2 पार्ट में होता है, गद्य और पद्य। तो जो पद्य विभाग होता है, काव्य विभाग, वो छंदबद्ध तरीके से लिखा जाता है। काव्य पंक्तियाँ जो होती है वो छंदबद्ध तरीके से लिखी जाती है। तो छंद क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। छंद की परिभाषा जानने से पहले हम उसके कुछ अंग हैं उसके बारे में जानेंगे। छंद के अंग, पहला है चरण, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले चरण। तो ये सारे जो अंग हैं वो सारे अंग मिलकर छंद की रचना करते हैं। तो इन सारे अंगों को एकत्रित करके, मतलब इन सभी का मिला जुला रूप है छंद। तो इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी, ताकि हम छंद क्या है वो जान सके। तो चरण मतलब जो पंक्तियाँ होती है उसके कुछ पार्ट होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तो उनको चरण कहते हैं। जैसे कि हर एक काव्य पंक्तियाँ 4 चरण 8 चरण में लिखी जाती हैं। जैसे कि चौपाइयाँ होती है, दोहा होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। तो चरण मतलब पंक्तियों का एक विभाग, जिसके द्वारा काव्य पंक्तियों की रचना जिस चरण में की जाती है उसको हम चरण कहेंगे। एक प्रकार से काव्य पंक्तियों को हम चरण कहेंगे। आगे है वर्ण। तो वर्ण हम भलीभांति जानते हैं, जिसमें स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अक्षर जिसको हम कहते हैं, वो वर्ण कहलाएंगे। आगे है मात्रा। मात्रा मतलब जो स्वर होते हैं वो मात्रा के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ, इन मात्राओं को हम छंद में जानेंगे। और जब छंद की हम पहचान करते हैं तो मात्राओं की गिनती करते हैं। वो किस तरीके से करते हो हम आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। तो मात्रा मतलब ह्रस्व और दीर्घ मात्रा है, ये हम फिलहाल के लिए जानेंगे। आगे है क्रम। तो क्रम मतलब जो मात्रा होती है या वर्ण होते उसका जो क्रम होता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद है यति, फिर गति, फिर तुक, फिर गण। तो ये जो यति है, यति मतलब एक प्रकार का ठहराव, रुकना। जैसे हम कोई भी काव्य का पठन कर रहे हैं तो हम कुछ जगह पर रुकते हैं, तो उसी को यति कहेंगे। उसके बाद एक गति मतलब एक प्रकार का लय होता है, जिस लय के साथ हम गाते हैं, जिसके द्वारा राग निर्माण होता है, उसको हम गति कहेंगे। उसके बाद एक तुक मतलब
ऐसा एक समान उच्चारण वाले शब्द जिसको हम तुक कहेंगे, जैसे कि चौपाइयों में होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस पीहू लोक उजागर। तो सागर और उजागर ये एक जैसे उच्चारण वाले शब्द है, तो इसी को हम तुक कहेंगे। एक समान उच्चारण वाले शब्दों को ही तुक कहते हैं। तो छंदबद्ध पंक्तियों में तुकबंदी होती है। आगे है गण। तो ये जो गण है, ये जो गण होते हैं वो 3 शब्दों से बने हुए होते हैं, मतलब 3 शब्दों की जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से गण क्या होते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप केवल इतना ही जानिए कि गण मतलब 3 शब्दों का समूह होता है जिसको हम गण कहते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं। चरण मतलब काव्य पंक्तियों को अलग अलग चरणों में लिखा जाता है, वो चरण। वर्ण मतलब अक्षर होते हैं जिसमें स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मात्रा मतलब जो ह्रस्व और दीर्घ मात्रा हम इस्तेमाल करते हैं, छोटा अ, बड़ा अ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ वगैरह, वो सारी मात्राओं में हम उसको गिनते हैं। उसके बाद एक क्रम, मात्राओं का क्रम, वर्णों का क्रम। फिर यति मतलब एक प्रकार का ठहराव, रुकना। काव्य पंक्ति गाते समय जो ठहराव होता है उसको यति कहते हैं। उसके बाद जो हम लयबद्ध तरीके से गाते हैं उसको गति कहते हैं। तुक का अर्थ होता है एक समान उच्चारण वाले शब्दों की आवृत्ति जो चौपाइयों में, दोहे में देखी जाती है। उसके बाद एक गण मतलब 3 शब्दों से बने अक्षरों का समूह जिसको हम गण कहेंगे। तो ये जो सारे हैं ये छंदों के अंग हैं, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति और तुक। तो इसी आधार पर अगर छंद हमें समझना है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी काव्य रचना जो चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गणबद्ध हो वो छंद कहलाती। फिर से एक बार देखेंगे। ऐसी काव्य रचना जो चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गणबद्ध हो वह छंद कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। छंद 4 चरण से बना हुआ होता है, अधिक भी चरण हो सकते, 8 हो सकते, 12 हो सकते, लेकिन कम से कम 4 चरण जरूर हम देखते हैं। छंद रचना, छंदबद्ध काव्य पंक्तियों में 4 चरण अवश्य होते हैं। तो आगे है जो मात्रा होती है उसकी थोड़ी सी पहचान कर लेते हैं। जो मात्रिक, अब छंदों के भेद है, 3 भेद है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें मात्राओं की गणना होती है। तो वो मात्रा की गणना किस तरीके से होती है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वो जो भेदों की चर्चा है हम कुछ अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो अभी जो मात्रा है उसको किस तरीके से गिनते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु मतलब ह्रस्व और गुरु मतलब दीर्घ। तो लघु में कौन सी मात्राएं आएंगी? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और रु तथा चंद्र बिंदु, ये छोटी मात्राओं में आएंगे, मतलब ह्रस्व स्वर। और जो गुरु की मात्रा होती है वो आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। तो ये सारे दीर्घ मतलब गुरु मात्राओं को हम जानेंगे। तो जो लघु की मात्रा होती है उसकी एक मात्रा मानी जाती है। जब हम छंद की मात्राओं की गिनती करते हैं तो जो लघु होते हैं मतलब ये सारे अ, ई, उ, रु और चंद्र बिंदु, तो इन सभी की जो गिनती होती है उसमें एक मात्रा की गिनती की जाती है। और जो गुरु की मात्रा होती है जैसे कि ये सारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ये सारे गुरु मतलब दीर्घ मात्रा, गुरु स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। तो उसकी जो मात्रा होती है वो 2 मात्रा मानी जाएंगी। और इसके लिए जो संकेत होते हैं, जो लघु होता है उसके लिए पाई का संकेत हम देंगे। छंद की काव्य पंक्तियों में जब हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो जो लघु स्वर होगा उसके लिए हम एक पाई का संकेत देंगे। और जो गुरु की जो 2 मात्रा हम देंगे उसके लिए एस का संकेत हम देंगे। आगे है गण। क्योंकि ऊपर हमने जो देखा उसमें आपको चरण समझ में आ गया, वर्ण समझ में आ गया, मात्रा, ह्रस्व और दीर्घ, क्रम, यति मतलब ठहराव, गति मतलब लेखी, तुक भी समझ में आ गया। तो अब गण क्या है? गण हमें
थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है। तो छंद में 8 गण होते हैं, य म त र ज भ न स, ये 8 गण होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप, य माता राज भान स लगा। तो य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। तो यहाँ पर य गण बनता है य मा ता। आप देख रहे हो ऊपर, य माता राज भा न स लगा। तो य जो गण है वो य माता, इन 3 शब्दों से बना हुआ है, 3 शब्दों के जोड़ से बना है। तो य में अगर हम य माता को देखें, इसके मात्राओं की गिनती करें, तो य में छोटा अ है इसलिए उसकी 1 मात्रा, उसके बाद मा बड़ा आ होने से 2 मात्रा, उसका संकेत हमने दिया है। फिर ता में भी बड़े स्वर के कारण उसको भी 2 मात्राएं दी है। तो इस प्रकार से य गण य माता मतलब लघु गुरु गुरु, ये य गण का संकेत हो गया। उसके बाद है म गण। तो म में माँ तारा, अब जहाँ पर हमने छोड़ा था य माता, य गण में य माता, उसके बाद का अगला वर्ण म, तो माँ के आगे के 2 अक्षर उसके साथ जोड़ देंगे हम, माँ तारा। ये जो 3 अक्षर है इसको हम जोड़ देंगे तो बन गया माँ तारा। तो माँ लघु ने गुरु है क्योंकि उसमें आ है, तो गुरु गुरु गुरु। तो ये म गण का संकेत हो गया। उसके बाद है त गण। तो त गण में हम देखेंगे ताराज, ता के आगे के 2 शब्द अगर हम साथ में ले लें तो ताराज, इसमें देखो पहला अक्षर गुरु है, दूसरा भी गुरु है और तीसरा लघु है। तो गुरु गुरु लघु, ये हो गया त गण का संकेत, गुरु गुरु लघु, ताराज। उसके बाद है र गण। तो आप देख रहे हो रा ज भा, ये र गण का संकेत है। तो रा गुरु है, ज लघु है, तो गुरु लघु लघु, ये र गण का संकेत हो गया। उसके बाद है ज गण। ज गण में ज के आगे के 2 अक्षर हम जोड़ देंगे, ज भा न। तो ज लघु है, भा गुरु है, न लघु है, इसलिए उसका संकेत हो गया ज भा न मतलब लघु गुरु लघु। उसके बाद है भ गण। भ गण में भ के आगे के 2 अक्षर भा न स। तो आप देख रहे हो जो भ है वो गुरु है, न है जो लघु है, स है वो लघु है। तो भा न स मतलब गुरु लघु लघु, ये उसका संकेत हो गया। उसके बाद है न गण। तो न के आगे के 2 अक्षर न स ल। तो आप देख रहे हो न लघु है, स भी लघु है और ल भी लघु है, तो लघु लघु लघु, ये हो गया उसका संकेत। उसके बाद है स गण। तो स के आगे के 2 अक्षर उसमें जोड़ दो तो स ल गा, तो सगण का संकेत हो गया लघु लघु गुरु। इस प्रकार से प्रत्येक जो गण होते हैं 8 गणों का संकेत, उसकी मात्राओं का संकेत मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से 3 वर्णों का समूह जो होता है आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, वो गण कहलाता है। उसकी मात्राओं को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर य गण है तो य गण किस तरीके से होगा, लघु गुरु गुरु। म गण गुरु गुरु गुरु। त गण गुरु गुरु लघु। र गण गुरु लघु गुरु। ज गण लघु गुरु लघु। म गण में भ गण में गुरु लघु लघु। न गण में लघु 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 और सगण में लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार से ये उनके संकेत है और मात्राओं की गणना है। तो ये जो गण है ये हम जब छंद के प्रकार पढ़ेंगे तब ये हमें जब पता होगा तभी हम छंदों को, उसके अंगों, उनके प्रकारों को समझ पाएंगे। छंदों के 3 प्रकार है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद में हम मात्रा के आधार पर छंद की पहचान करते, तो मात्रा किस तरीके रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि अगर छोटा स्वर हो तो 1 मात्रा, बड़ा स्वर हो तो
2 मात्रा, लघु की 1 मात्रा होती है, गुरु की 2 मात्रा होती है। और जो वर्णिक छंद है वहाँ पर गणों के आधार पर वर्णिक छंदों को पहचाना जाता है। तो जो गण हैं, गणों की पहचान भी मैंने आपको यहाँ पर करा दी कि य गण में किस तरीके से मात्रा आती है, म गण में कौन सी मात्रा आती है। तो इस आधार पर हम वर्णिक छंद भी पढ़ेंगे, मुक्तक छंद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने छंद क्या होता है, उसके अंग क्या होते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा की है। फिर से एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। जो काव्य पंक्तियाँ होती है वो छंदबद्ध होती है। छंद चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण, इन सभी से बद्ध जो काव्य पंक्तियाँ होती है वो छंद कहलाती है। मतलब ऐसी काव्य रचना जो चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण से बद्ध होती है वे छंद कहलाती है। तो आपको मैंने यहाँ पर इन सारे अंगों को डिटेल में समझाने का प्रयास किया। चरण किसे कहेंगे, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण, ये सभी मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। मात्राओं को हम किस प्रकार से गिनती करते हैं मात्राओं की, वो भी समझाने का प्रयास किया है। गणों की गिनती किस तरीके से होती है, कौन सा गण किस संकेत के साथ लिखा जाता है, वो भी समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो छंदों के जो प्रकार है वो समझने में आसानी रहेगी। तो आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको मात्रिक छंद कैसे पहचानते हैं, कौन से मात्रिक छंद कहलाते हैं, उसकी परिभाषा, मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। आशा रखती हूँ कि आपको छंद की परिभाषा, उसके अंग की और गणों की गणना कैसे करते हैं, मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, गण किस तरीके से बनते हैं, वो डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में छंद के प्रकार के साथ, मात्रिक छंद के भेद के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।